दोस्तों 8 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार एक बिल इंट्रोड्यूस करती है पार्लियामेंट में, जिसका नाम है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसके तहत केंद्र सरकार यहाँ पर ये कहती है कि हमारे देश में जो वक्फ बोर्ड है उसको कुछ बेलगाम शक्तियां मिल रखी हैं और उन शक्तियों के तहत वक्फ बोर्ड जो है वो इस देश में किसी की भी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है वक्फ के रूप में। और वो जिस प्रॉपर्टी को क्लेम करेगा उसको क्लेम करने के लिए उनको कोई प्रूफ दिखाने की भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कह दिया तो कह दिया। और उस प्रॉपर्टी का जो ओरिजिनल ओनर है वो अगर इस चीज को डिस्प्यूट करना चाहता है तो वो इसके लिए कोर्ट में भी नहीं जा सकता। इसको डिस्प्यूट करने के लिए उसको वक्फ बोर्ड के ही ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा और उनका जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। और ऐसे ही करते करते जो वक्फ बोर्ड के पास कुल 8.7 लाख प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं, उनका हिसाब क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है और पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए केंद्र सरकार ये कहती है कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आ रहे हैं 2024। अब इसको अमेंडमेंट बिल क्यों कहा जा रहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आज से पहले भी कई सारे वक्फ एक्ट बन रखे हैं 2013 में, 1995 में, 1954 में। इन सभी एक्ट्स में इनके बाद इनमें बदलाव करने के लिए जो ये लाया जा रहा है, इसलिए इसको अमेंडमेंट बिल कहा जा रहा है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज यहाँ पर ये कहती हैं, जो विपक्ष में खड़े हैं, इसके विपक्षी पार्टियां भी और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो एक्ट लाया जा रहा है ये बीजेपी के द्वारा वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए लाया जा रहा है और ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन को इससे खतरा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में कि ये वक्फ भला किस भला का नाम है और इतनी ज्यादा टेंशन क्यों हो रखी है इस वक्त इस चीज को लेकर के पूरे देश में। माइनॉरिटी कार्ड कोई खेल रहा है, कोई यहाँ पर वक्फ की प्रॉपर्टी को छीनने की बात कर रहा है, कोई यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है। आइए सब कुछ जानते हैं आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये वक्फ आखिर क्या मतलब क्या है इसका। तो देखो, इस्लामिक कल्चर के हिसाब से वक्फ का मतलब होता है डोनेशन, दान देना। कुछ भी चीज आप डोनेशन में दे सकते हो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए और रिलीजन की बेटरमेंट के लिए। जैसे कोई भी इंसान कुछ भी वक्फ के रूप में दे सकता है, फिर चाहे अगर वो बहुत ज़्यादा अगर पैसे वाला हो तो वो लैंड के रूप में उसको डोनेट कर सकता है कि यार ये मेरी ज़मीन है, इतने एकड़ मेरी ज़मीन है, इसके ऊपर आप एक हॉस्पिटल बना देना सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। आप रिलीजन की अगर आगे बढ़ाना है आपको तो उसके ऊपर आप चलो एक मस्जिद बनवा देना या मदरसा बना देना या कोई स्कूल बना देना। ऐसे कोई भी किसी भी चीज़ के रूप में इस्लामिक कल्चर में अगर आप कुछ भी डोनेट करते हो तो उसको वक्फ का नाम दिया जाता है। और ऐसे ही करते करते ये बहुत सालों से चला आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज शुरू हुआ है, इस्लामिक कल्चर में ये बहुत सालों से चला आ रहा है। जब से ये शुरू हुआ है कि डोनेशन मतलब आप तब तक सही रास्ते पर जिंदगी में नहीं चल सकते जब तक आप अपनी जिंदगी में अपने हिस्से से कुछ डोनेट ना करो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, ऐसा इस्लामिक कल्चर में कहा जाता है। और उस डोनेशन को हम वक्फ का नाम दे देते हैं। अब आप बोलोगे कि हमारे देश में तो पूरा एक वक्फ बोर्ड एग्जिस्ट करता है। तो देखो, वैसे तो वक्फ की प्रथा जैसे आपको बताई मैंने कि इस्लामिक कल्चर में बहुत पुरानी है, लेकिन आजकल की मॉडर्निटी को देखते हुए, आजकल की मॉडर्न सोसाइटी को देखते हुए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए कि कौन कितनी प्रॉपर्टी या क्या भी चीज़, जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है वक्फ के रूप में, मूवेबल ऑब्जेक्ट्स भी, इमूवेबल ऑब्जेक्ट्स भी, जरूरी नहीं कि प्रॉपर्टी या लैंड की उसमें आपको देना है, कुछ भी आप वक्फ में दे सकते हो डोनेट करने के लिए। लेकिन उस चीज़ का भी अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए स्वतंत्र भारत में 1954 में पहली बार एक वक्फ बोर्ड बनाया गया और नेहरू सरकार जो है वो एक वक्फ एक्ट 1954 लेकर के आती है, जिसके तहत हमारे देश में एक वक्फ सेंट्रल काउंसिल बना दी जाती है। अब दोस्तों आजकल जो आप न्यूज़ में सुन रहे हो वक्फ बोर्ड के बारे में, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि हमारे देश में कुल पूरा एक ही वक्फ बोर्ड है जो कि पूरे देश की वक्फ प्रॉपर्टी, जो जिस भी किसी ने वक्फ की है अपनी प्रॉपर्टी या कुछ भी चीज़ वक्फ करी है, डोनेट करी है, उसको मैनेज करता होगा। लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। हमारे देश में लगभग कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। लगभग हर एक स्टेट का एक वक्फ बोर्ड है और उनके ऊपर सबसे ऊपर एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल है जो कि उन सबको मैनेज करने का काम करती है। और इस तरह का जो पूरा सिस्टम है ये पहली बार बनाया गया था वक्फ एक्ट 1954 में, जो कि नेहरू सरकार लेकर के आई थी। अब देखो दोस्तों, जब भी मैं वक्फ बोर्ड की बात करता हूँ या फिर आप न्यूज़ में वक्फ बोर्ड के बारे में सुनते हो, इनके जो कारनामे हैं उनके बारे में सुनते हो, तो हो सकता है कि आपको ये लग रहा होगा कि कुल 3-4 मुस्लिम स्कॉलर्स होंगे, इस्लामिक स्कॉलर्स होंगे, तो यही इसको चला रहे होंगे और किसी की बात सुन नहीं रहे हैं, लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल अलग है। जो वक्फ सेंट्रल वक्फ काउंसिल है
मैं आपको क्या बताया कि कुल देश में 30 तक लगभग वक्फ बोर्ड हैं, हर एक स्टेट में लगभग है, और इनका एक जो हेड काउंसिल है सेंट्रल वक्फ काउंसिल, उसकी जो लीडरशिप है ना दोस्तों, वो हेड की जाती है खुद गवर्नमेंट के द्वारा ही। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स होते हैं, जैसे आज की डेट में जो किरण रिजिजू हैं बीजेपी के, वो इसके एक तरह से चेयरपर्सन है। और इसके अलावा 2 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 3 इस्लामिक स्कॉलर्स। और तो इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड जो है केवल एक ही धर्म के लोगों के द्वारा अपनी मनमर्जी से चलाया जा रहा है, अपने हिसाब से ये लोग चला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरी बिल्कुल सरकार से बैकिंग मिलती है इनको, और जो हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स जो कि आज एनडीए की सरकार है, वो इनको पूरी बैकिंग दे रही है आज की डेट में। जो इनके जो चेयरपर्सन है किरण रिजिजू जी हैं, बीजेपी के हैं, वो इनके चेयरपर्सन है। तो और वही इस चीज़ को अमेंड करने के लिए भी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये मत समझना कि केवल एक ही धर्म के लोग जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। सालों से सरकार की पूरी इनको बैकिंग मिलती आई है, जो भी इनके एक्शंस वगैरह जो कुछ भी है। अब देखो 1954 के अंदर जो नेहरू जी वक्फ एक्ट लेकर के आए थे, उसका मोटिव तो देखो यही रहा होगा कि एक सेंट्रलाइज बॉडी एक हो जाए जो कि इस पूरी वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज किया करेगी। जो भी इंसान कोई अगर वक्फ कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, मतलब डोनेट कर रहा है अपनी प्रॉपर्टी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए और उसकी सोसाइटी के अंदर बेटरमेंट के लिए, उसको चलाने के लिए एक बॉडी रेगुलेट करने के लिए हो जाएगी, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन आज जिस बदलाव की बात हो रही है, वो काम खराब कब हुआ? वो हुआ 1995 में। 1995 में कुछ ऐसा होता है जो कि आज तक जो है उसके बदलाव की बात हो रही है। आपको इतना तो दोस्तों याद होगा कि 1992 के अंदर जो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, वो इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है थोड़ा बहुत नाराज भी हुई थी, क्योंकि मस्जिद गिरा दी गई, बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, और कुछ नेता लोग भी बैठे हैं भड़काने के लिए एक कम्युनिटी को। तो उसके तहत, और उस वक्त जो थी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ थोड़ा बहुत कैसे कॉम्पनसेशन करने के लिए, ऐसा कहा जाता है, जैसे कोई प्रूफ मौजूद नहीं है कि उन्होंने कॉम्पनसेशन किया था, ऐसा कहा जाता है कि उस बाबरी मस्जिद के गिराने को लेकर के उसके मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ कुछ कॉम्पनसेशन करने के लिए एक वक्फ एक्ट लाया गया था 1995 में। और उस एक्ट ने वक्फ बोर्ड्स को कुछ ऐसी अपार शक्तियां प्रदान कर दी थी जो कि आज तक दिक्कत कर रही हैं। अब वो है क्या? तो देखो मोटा मोटा आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो वक्फ बोर्ड के पास आज की डेट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि वो जिस भी प्रॉपर्टी पे अपना हाथ रख देंगे ना कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमारी है, हमें लग रहा है कि कभी किसी ने तो ये प्रॉपर्टी वक्फ करी होगी हमारे ये बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए और रिलीजन के हिसाब से, तो ये प्रॉपर्टी हमारी है। और आज उस प्रॉपर्टी पे जो रह रहा है इंसान, या फिर किसी की भी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, चाहे वो खाली क्यों ना पड़ी हो, वो जिस भी ओनर की वो प्रॉपर्टी है, वो वक्फ बोर्ड के उस क्लेम के डिस्प्यूट करने के लिए वो कहाँ जाएगा? अगर आज आपकी प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड ने अगर उसको क्लेम कर दिया कि ये उनकी है, कभी उनको लग रहा है कि कभी किसी ने प्रॉपर्टी, ये जो जगह है ये वक्फ करी थी, तो आप उस चीज़ को डिस्प्यूट करने के लिए कहाँ जाओगे? आप सिविल कोर्ट जा सकते हो? नहीं, आप नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि उनके पास वो अगर किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करें तो उनको कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, उनको लग रहा है तो वो है, और आप उसको डिस्प्यूट करने के लिए सिविल कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। उस चीज़ को डिस्प्यूट करने के लिए आपको वक्फ के ही ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा, और उनका जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। और ये जो अंतिम फैसले वाली बात है, अगर आप सेक्शन 83 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 देखोगे तो उसके नीचे साफ साफ लिखा हुआ है उस सेक्शन 83 के अंदर कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करता है और उसका जो ओनर है, जो पीड़ित इंसान है, जो डिस्प्यूट कर रहा है, अगर वो डिस्प्यूट करना चाहता है तो वो सिविल कोर्ट में नहीं, वो वक्फ ट्राइब्यूनल में ही जाएगा, और जो ट्राइब्यूनल का फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। और केंद्र सरकार आज यहाँ पर ये कह रही है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शक्तियाँ दे रखी हैं वक्फ बोर्ड को। 1995 वाले एक्ट ने संविधान से भी ऊपर कर रखा आज की डेट में वक्फ बोर्ड को, तो ये बदलना चाहते हैं। और आज की डेट में वक्फ बोर्ड के पास दोस्तों कुल 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, और लगभग 9 लाख एकड़ के हिसाब से उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन सभी के साथ वक्फ बोर्ड जो है आज की डेट में हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा लैंड ओनर है। जो पहला सबसे बड़ा लैंड ओनर है वो है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस। आपने देखा होगा जगह जगह पर आर्मी के कंटोनमेंट्स होते हैं, जगह जगह उनके कैंप्स होते हैं, तो सबसे बड़ा लैंड ओनर जो है आर्मी है। दूसरी सबसे बड़े लैंड ओनर है रेलवेज, जगह जगह पट्टियां बिछी होती हैं रेलवेज की, कितनी सारी जमीन रेलवेज के पास है। और तीसरा जो सबसे बड़ा लैंड ओनर है वो वक्फ बोर्ड है।
इतनी प्रॉपर्टी आज वक्फ बोर्ड के पास है। और ये 1995 के एक्ट के बाद 2013 में एक और वक्फ के लिए एक एक्ट आता है। जब कांग्रेस की सरकार 2013 में जब जाने वाली थी, बीजेपी सर इलेक्शन जीतने वाली थी, तब कांग्रेस से जाते जाते वक्फ बोर्ड्स को कुछ प्राइम प्रॉपर्टीज गिफ्ट में करके वो चले गए और एक और एक्ट लेकर के आए, जिसके सेक्शन 40 के अंदर, जो अगर आप वक्फ एक्ट 2013 अगर आप देखोगे तो उसके सेक्शन 40 के अंदर भी सेम चीज़ लिखी है कि वक्फ बोर्ड जो है वो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है और डिस्प्यूट करने वाले इंसान को वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा और उन्हीं का फैसला जो है अंतिम फैसला होगा। और आज की डेट में जो एनडीए की सरकार है, उनके द्वारा इसी चीज़ को बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है कि इतनी अगर प्रॉपर्टी वक्फ के पास है, इतनी ज़्यादा उनके पास अगर लैंड है, इतनी उनके पास शक्तियाँ हैं, तो भला इस प्रॉपर्टी का हो क्या रहा है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है सर्वे के हिसाब से ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि खाली पड़ी हुई हैं, उनका कोई यूज ही नहीं है। और इस तरह से भी बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड इस तरह का एक टूल की तरह इस चीज़ को इस्तेमाल करता है। जो वक्फ एक्ट 1995 है, इसको एक वक्फ बोर्ड जो है एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है लोगों की ज़मीन को हड़पने के लिए। और एक सच्चर कमेटी दोस्तों बिठाई गई थी 2005 में, जिसने ये बताया कि हमारे देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, या फिर जो युवा हैं जिनको नौकरियां नहीं मिलती हैं, जो एजुकेशन के वाइज से जो कम्युनिटी पिछड़ी हुई है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम्स का। अब अगर वक्फ बोर्ड जो है उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी उनके पास उनकी संपत्ति है, प्रॉपर्टी हो गया, फिर कुछ भी हो गया, जो लोग डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं, या फिर वक्फ बोर्ड जो है वक्फ के नाम पर ये सारी संपत्तियों को ले लेता है। अगर इनके पास आज इतनी सारी संपत्ति है, हमारे देश के तीसरे सबसे बड़े लैंड ओनर हैं, तो आज फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी पिछड़ी हुई क्यों है? अगर ये सारी प्रॉपर्टी और संपत्ति जो है अगर मुस्लिम कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए अगर यूज़ होनी थी, तो वो कहाँ यूज़ हो रही है? आज भी की डेट में मुस्लिम कम्युनिटी इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? तो वक्फ बोर्ड के ऊपर आज की डेट में सरकार ये सवाल उठा रही है। और ये जो सवाल है दोस्तों प्रॉपर्टी को हड़प लेने का, जो लोग परेशान हैं, इसको लेकर के दोस्तों बहुत सारे केसेस सामने आते हैं। इसी से रिलेटेड एक तमिलनाडु का बहुत फेमस केस है। आप आजकल इसको न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, आज की डेट में हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में जाकर के इसके बारे में बताता हूँ कि एक्चुअल में ये बात है क्या। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव है, सॉरी अगर मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम ठीक से नहीं ले पाया, तो यहाँ पर एक गाँव है। इस गाँव के एक किसान थे राजा गोपाल। अब वो राजा गोपाल के पास 1.2 एकड़ की एक लैंड थी, ज़मीन थी, और वो उसको बेचने के लिए जाते हैं। अब जो सारी फॉर्मेलिटीज़, जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ उनको करनी थी, वो करने के लिए सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं। बेसिकली राजा गोपाल वो ज़मीन इसलिए बेच रहे थे, ये उन्होंने खुद बताया। वो राजा गोपाल इस ज़मीन को इसलिए बेच रहे थे क्योंकि उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने जो लोन उठाया था, उस लोन को सेटल करने के लिए वो ज़मीन बेच करके जो पैसे आने थे, वो उससे उनको वो लोन सेटल करना था। तो वो ज़मीन की लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए, बेचने के लिए वो जाते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में। वहाँ पर उनको क्या पता चलता है, वहाँ पर उनको एक छोटा सा सरप्राइज़ मिलता है। वो क्या पता चलता है वहाँ पे उनको कि वो इस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। वहाँ पे जो ऑफिस थे, ऑफिसर जो थे उस ऑफिस में, वो उनको बताते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को खुद से बेच नहीं सकते हो। अगर आपको ये बेचना है तो आपको तमिलनाडु वक्फ बोर्ड्स पे जाकर के एक एनओसी लेकर के आनी पड़ेगी। शुरुआत में राजा गोपाल को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है, तो ऑफिसर उनको ढंग से समझाता है कि ये जो आपका जो पूरा गाँव है, जो ये तिरुचेंदुरई नाम का गाँव है तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये पूरा का पूरा गाँव जो है ये तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम कर लिया गया है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। अब वहाँ पर राजा गोपाल जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बिल्कुल एक तरह से उनकी स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल ख़राब हो जाती है कि ये हो क्या गया एकदम से। कल तक जो ज़मीन उनकी थी, आज उसके ऊपर कोई और क्लेम करके बैठा हुआ है, और उसको वो ना ही अपनी मर्जी से बेच सकते हैं और ना ही वहाँ पर वो ज़मीन खरीद सकते हैं उस एरिया के अंदर, क्योंकि वो ज़मीन जो है तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के द्वारा क्लेम कर ली गई है। और उस गांव के अंदर एक चंद्रशेखर स्वामी नाम का एक टेम्पल भी है जो कि 1500 साल पुराना है। अब यहाँ पर जितने भी गांव वाले हैं जो राजा गोपाल का केस सुनते हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, वो सब थोड़ा सा शॉक में आ जाते हैं कि ये एकदम से ये क्या हो गया है। हमारा गांव जो कि यहाँ पर हमारी ज़मीन है, इसको हम ना ही अपनी मर्जी से बेच सकते हैं, ना ही अपनी मर्जी से हम खरीद सक रहे हैं यहाँ पे कुछ भी, तो एकदम से तमिलनाडु वक्फ बोर्ड बीच में कहाँ से आ गया। तो यहाँ पर गांव वाले जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने निकलते हैं कि ये ज़बरदस्ती का क्लेम क्यों थोपा जा रहा है हमारे ऊपर, हमारे गांव के ऊपर। यहाँ पर हमारा एक बहुत पुराना इतिहास है, ये हमारी बहुत पुरानी ज़मीन है, तमिलनाडु वक्फ बोर्ड यहाँ पर एकदम से कैसे आ गया बीच में।
और क्योंकि यहाँ पर इस गांव के अंदर जैसे आपको मैंने बताया कि 1500 साल पुराना एक मंदिर भी था, तो इस मंदिर के चलते इस पूरे इशू ने थोड़ा सा धर्म वाला एंगल भी जोड़ लिया। इसी के प्रोटेस्ट के बीच में बहुत सारे राइट विंग के लीडर्स, बीजेपी के लीडर्स भी आ जाते हैं, जो कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं अब्दुल रहमान, उसके अरेस्ट के लिए भी मांग करनी शुरू कर देते हैं कि ये जो है इंसान अरेस्ट होना चाहिए, इसी ने जो है क्लेम किया है। और यहाँ पर जैसे ही प्रोटेस्ट आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत सारे बीजेपी लीडर्स भी आ जाते हैं इसके बीच में, बहुत सारे राइट विंग के लीडर्स इसके बीच में आ ही जाते हैं। धीरे धीरे करते करते ये जो सारी बातचीत है ये पहुंच जाती है सेंट्रल वक्फ काउंसिल तक, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस एरिया का, उनके बीच में बैठक होती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो क्लेम है पूरा का पूरा फिलहाल ये वापस ले लिया जाएगा तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के द्वारा, और ऐसे ही वो बिना किसी ढंग से प्रूफ के अभी फिलहाल वो क्लेम वो नहीं कर पाएंगे इस एरिया के ऊपर, जिसको एक छोटी सी जीत बताया जाता है उस एरिया के लोगों की। और ये सब कुछ जो है कि क्लेम वापस ले लिया जाएगा, और राजा गोपाल जो है उसके बाद अपनी ज़मीन को ठीक तरह से वो बेच पाए थे, उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी थी। ये बताया था प्रदीप कुमार, वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने। अब सवाल यहाँ पर ये आता है, लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया, ये सब जो बताया उन्होंने कि अब वो ज़मीन ढंग से बेच पाए, उसके बाद जो तमिलनाडु वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे अब्दुल रहमान, वो ये कहते हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं और जो दूसरे राइट विंग लीडर्स हैं इस चीज़ को ज़बरदस्ती एक धर्म वाला एंगल दे रहे हैं यहाँ पर, कि हमने तो मना नहीं किया कि यहाँ पर हिंदू मत रहो या फिर हिंदू अपनी ज़मीन पे या फिर मकान मत बनाओ, इसको ज़बरदस्ती एक धर्म वाला एंगल दिया जा रहा है जो कि नहीं देना चाहिए। लेकिन अगेन फिर यही सवाल उठते हैं वापस से कि तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने आखिर क्लेम कर कैसे दिया यहाँ पर, जब उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है किसी चीज़ का, जब उनके पास एक मतलब उनको बस लग रहा है कि हाँ ये जो ज़मीन है यहाँ पर एक कभी तो किसी ने वक्फ करी होगी तो ये इनके पास होनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा इशू उठता है, और ये तमिलनाडु का जो केस है एज एन एग्जाम्पल बन करके न्यूज़ मीडिया में आज दिखाया जा रहा है कि कैसे वक्फ का जो 1995 वाला एक्ट है और 2013 में जो कांग्रेस एक्ट लेकर के आई थी जाने से पहले, उसको कैसे अमेंड करना चाहिए। अब दोस्तों ये जो मैं तमिलनाडु का केस बताया है आपको मैंने, इसके अंदर तो चलो राजा गोपाल जी ने गांव में बात पूरी फैला दी और पूरा ये आगे प्रोटेस्ट करने के लिए, जिसके अंदर बीजेपी के लीडर्स ने भी दबाव डाला थोड़ा सा, और राइट विंग के लीडर्स जो दूसरे थे उन्होंने भी दबाव डाला, तो ये बातचीत करके कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर कर लिया गया। लेकिन अगर राजा गोपाल यहाँ पर लीगल तौर पर जाते इस चीज़ को डिस्प्यूट करने के लिए, तो उनके पास वही ऑप्शन होता जो आपको मैंने पहले बताया था, सेक्शन 83 ऑफ 1995 एक्ट में जो लिखा हुआ है और सेक्शन 40 ऑफ 2013 के एक्ट में जो लिखा हुआ है कि उनको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। अब जब भी देखो दोस्तों मैं वक्फ ट्राइब्यूनल की बात कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में फिर से यही आ रहा होगा कि 3-4 मुस्लिम स्कॉलर्स होंगे, इस्लामिक स्कॉलर होंगे, वही अपनी मर्जी का फैसला यहाँ पर ले रहे होंगे। तो देखो ऐसा नहीं है, इस वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर कुल 3 मेंबर्स होते हैं, जो कि जिसकी जानकारी अगेन सेक्शन 83 ऑफ वक्फ एक्ट 1995 में दे रखी है, आप जाकर के पढ़ सकते हो। उस सेक्शन के अंदर ये बता रखा है कि वक्फ ट्राइब्यूनल के अंदर 3 मेंबर्स हो सकते हैं। पहले मेंबर होंगे जो कि स्टेट जुडिशियल ऑफिसर की रैंक के होंगे, जो कि आप जज मान सकते हो उनको। एक होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रैंक के होंगे, एक वो हो गए, और तीसरे हो गए जो कि एक मुस्लिम लॉ की जानकारी रखने वाले एक स्कॉलर होंगे। क्योंकि अगेन ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वक्फ का वो इस्लामिक कल्चर से इंस्पायर्ड है पूरा ये, और ये जो पूरा वक्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट ही इस्लामिक है, तो एक मुस्लिम लॉ की जानकारी रखने वालों को भी रखना पड़ेगा। तो ये पूरी 3 मेंबर्स यहाँ पर होंगे। अब वही बात है, ट्राइब्यूनल का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। अब आप पूछोगे कि यार ट्राइब्यूनल के फैसला अगर पसंद नहीं आता है डिस्प्यूट करने वाले को, तो क्या और कोई रास्ता नहीं है? तो देखो एक रास्ता होता है SLP का रास्ता, स्पेशल लीव पिटीशन, जिसके तहत अगर कोई भी इंसान, अगर किसी भी इस देश में कोई भी ट्राइब्यूनल है या कोई भी कोर्ट है, अगर उसके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकता है, SLP फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन दोस्तों वो जो स्पेशल लीव पिटीशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट तभी सुनवाई करता है उसकी जब कोई बहुत ही बड़ा जैसे कोई इनजस्टिस अगर हुआ हो। लेकिन दोस्तों अगर हियरिंग अगर कर भी ली गई तो इतना रिसोर्सेज, इतना पैसा कि वो SLP लगाए वहाँ पर, पहले तो वो ट्राइब्यूनल में केस लड़ेगा, उसमें उसका इतना रिसोर्सेज खर्च होगा, उसमें उसका पैसा खर्च होगा, फिर वहाँ से वो संतुष्ट नहीं होता है, फिर वो SLP लगाएगा। और ये सब वो कर किस लिए रहा है? अपनी ही प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए कि ये वो उसकी है। तो ऐसे में इंसाफी तो उसके साथ हो नहीं रही है, बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है उसके साथ भी।
अब जब दोस्तों रिफॉर्म्स की बात यहाँ पर उठती है तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं भी? क्या इस्लामिक कल्चर के हिसाब से क्या इसके अंदर रिफॉर्म्स पॉसिबल हैं? तो देखो, इस्लामिक लॉ के हिसाब से, इस्लामिक कल्चर के हिसाब से पहली बात तो दोस्तों ऐसा कुछ भी डिस्क्राइब नहीं है कि वक्फ के लिए आपको कोई एक सेंट्रल बोर्ड बनाना पड़ेगा या कोई सेंट्रल काउंसिल बनानी पड़ेगी। ये जो काउंसिल बनाई गई है वक्फ बोर्ड की, जो कि पहली बार 19 स्वतंत्र भारत में, जो कि पहली बार 1954 में बनाई गई थी, वो आजकल की मॉडर्निटी को देख करके बनाई गई थी कि आजकल के हिसाब से, आजकल का जो माहौल है दुनिया में, उसके हिसाब से अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये बोर्ड बनाया गया था। और इस दुनिया में जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं और जो ऐसे देश हैं जिन्होंने खुद को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर रखा है, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, बहरीन हो गया, ओमान हो गए, इनके अंदर भी कुछ ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि एक ही लॉ चल रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के, या फिर उनके वहाँ का जो वक्फ सिस्टम है ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब, ओमान, बहरीन जैसे देश जो कि एक प्योर इस्लामिक देश हैं, उनके अंदर एक ही कानून चलता हो वक्फ सिस्टम को लेकर के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन सभी ने, इवन जो नॉर्दर्न अफ्रीकन देश हैं जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं और उन्होंने एक तरह से अपना जो ऑफिशियल रिलीजन है वो मुस्लिम डिक्लेयर कर रखा है, उनके अंदर भी ऐसी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उन्होंने अपने लोकल डेमोग्राफिक्स को देख करके, लोकल सोसाइटी को देख करके उसके अंदर उसको चेंजेस करे हैं अपने हिसाब से कि कैसे ये वक्फ का सिस्टम होना चाहिए हमारे देश के अंदर। तो रिफॉर्म्स का ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस्लामिक कल्चर के अंदर भी कि यही होना चाहिए, इसके अलावा तो फिर वो इस्लाम के खिलाफ जाने वाली बात हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस वक्त अभी हमारे देश के अंदर जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया जा रहा है रिफॉर्म्स लाने के लिए इस वक्फ सिस्टम के अंदर, उसके अंदर एग्जैक्टली क्या रिफॉर्म्स होंगे पॉइंट टू पॉइंट, वो तो देखो बाद में पता चलेगा जब ये एक एक्ट बन जाएगा, जब इसके ऊपर बहस होगी पार्लियामेंट में। अभी खाली इसको इंट्रोड्यूस किया गया है 8 अगस्त को, जो माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उनके द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और अभी ये जो बिल है ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है, जिसके अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर जो जितनी भी ऑपोजिशन, सत्ता पक्ष की सरकार है, विपक्ष में जो है, उनके सभी को बिठा करके चर्चा होगी कि भाई कैसे क्या करना चाहिए, क्या बदलाव, ये सब। ये तो बाद में पता चलेगा एग्जैक्टली क्या रिफॉर्म्स है, लेकिन जो मोटे मोटे जो हाईलाइट्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। तो पहली जो प्रॉब्लम मैं बहुत देर से आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ ये कि ज़बरदस्ती का इंक्रोचमेंट जो कई बार हो रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से, जिसकी तरफ से डिस्प्यूट भी इतने हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस लाया जाएगा कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर रहा है, देखो अभी तक क्या हो रहा था कि वक्फ बोर्ड जो है बिना प्रूफ के क्लेम कर देता है और सामने वाला जो ओनर है उसके ऊपर ये बर्डन है कि भाई तुझे प्रूफ करना है कि तेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं है, तो सारा बर्डन उस पर है। लेकिन इस चीज़ को अभी उल्टा हो जाएगा अगर ये पास होता है। तो फिलहाल ये हाईलाइट्स ये बताए जा रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड जिस भी प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगा उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि किस बिहाफ पे कर रहे हो क्लेम। आप अपना पिछला रिकॉर्ड दिखाओ कोई जो कि एडविजिबल हो और उस हिसाब से आप क्लेम कर सको। प्रूफ भी उस हिसाब से होना चाहिए कि ओरिजिनल, मतलब जेन्युइन प्रूफ होना चाहिए। वेरिफिकेशन उसकी पूरी की जाएगी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या नहीं है। दूसरा, विमेन का पार्टिसिपेशन वक्फ काउंसिल के अंदर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, जो टॉप हेड काउंसिल है, उसके अंदर विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। तीसरा, जितने भी ये डिस्प्यूट चल रहे हैं आज की डेट में वक्फ प्रॉपर्टी के द्वारा, देखो अभी तक मैं आपको क्या बताया कि क्लेम करने से पहले फ्यूचर में अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम करेगा तो उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, उनको एक वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा प्रॉपर्टी का। लेकिन अभी जो डिस्प्यूट ऑलरेडी चल रहे हैं, जो कि कोर्ट में हैं, जो कि केस चल रहे हैं अभी, उनको भी रिजॉल्व करने के लिए उनका एक फ्रेश वेरिफिकेशन होगा। ऑलरेडी जो केस चल रहे हैं, जो कि पहले रजिस्टर किए जा चुके हैं केस, डिस्प्यूट चल रहे हैं ऑलरेडी, उनको भी सॉल्व करने के लिए दोबारा एक वेरिफिकेशन होगा उन डिस्प्यूट्स को एक साथ सॉल्व करने के लिए। और इसके अलावा इसके अंदर जो उस एरिया का जो आईएएस, जो डीएम साहब होंगे हमारे, जो भी उस एरिया के होंगे, उस प्रॉपर्टी के एरिया के जो भी डीएम होंगे, आईएएस जो इनको बोलते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर बढ़ जाएगी। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पे क्लेम करने से पहले अगर वो प्रॉपर्टी उनके पास अगर जानी होगी, प्रूफ उनके पास बिल्कुल ओरिजिनल होगा, अगर वो प्रूफ कर देते कि हाँ ये वक्फ प्रॉपर्टी है, इनको डायरेक्टली जो डीएम होंगे वहाँ के, उनके पास इनका पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और वो भी उसको अलग से वेरीफाई करेंगे उस चीज़ को। और बाकी के दोस्तों क्या चीज़ें आती हैं, रिफॉर्म क्या आते हैं, वो तो एक्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बाकी सत्ता पक्ष की सरकार ये कह रही है
कि भाई ये हम मुस्लिम कम्युनिटी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी संपत्ति है, लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी इतनी पिछड़ी हुई क्यों है, उनके लिए काम क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पर, लैंड का जो है मिसयूज़ क्यों इतना हो रहा है। और जो नया रिफॉर्म आएगा उसके अंदर जो डीएम की जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, उसमें वो भी देखा करेंगे कि इसमें लैंड का कोई मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। और क्योंकि अब जो कि आज होते दिख रहा है हमारे को, बहुत सारी वक्फ की ऐसी लैंड है जो कि खाली पड़ी हुई है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बनाया गया है, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही है वक्फ के हिसाब से। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए सत्तापक्षी सरकार कहती है कि हम लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है और वक्फ प्रॉपर्टी को केंद्र सरकार जो है हड़पना चाहती है अडानी अंबानी जैसे क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोगों के लिए। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है इस चीज़ के लिए, यह लॉ पास हो पाता है कि नहीं हो पाता। फिलहाल तो न्यूज़ में ऐसा आ रहा था कि राज्यसभा के अंदर एनडीए मेजोरिटी खो चुका है, तो भला ये लॉ पास कैसे होगा। देखते हैं आगे क्या इस पे अपडेट्स हैं। अगर कुछ भी अपडेट आएगा मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए सिया, बाय बाय।